गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। कल हमने पढ़ा था वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जल कितने प्रकार का होता है, मूल तंत्र के बारे में पढ़ा था, जल का अवशोषण के कौन मार्ग है, जल के अवशोषण की क्रियाविधि और उसके अलावा और कौन सी अन्य क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग टू वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से कारक वाटर को अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, आज है फर्स्ट फैक्टर है इसका सॉइल वाटर। सॉइल वाटर है। सॉइल वाटर कौन सा होता है, हमने कल बताया था कौन सा वाटर होता है जिसे प्लांट एब्जॉर्व करता है। कैपिलरी वाटर को प्लांट एब्जॉर्व करता है। सॉइल वाटर में से कौन सा वाटर था, कैपिलरी वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं सॉइल वाटर में से। ज़्यादातर पौधों के द्वारा कैपिलरी टाइप का वाटर मृदा जल अवशोषण किया जाता है। जो ज़्यादातर क्या होता है, जो कैपिलरी वाटर होता है उसे ही प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं। जिस मृदा में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या अनुपस्थित हो, वाटर लॉजिंग सॉइल कहलाएगी। वाटर लॉजिंग सॉइल मतलब वो सॉइल, वाटर लॉजिंग सॉइल, वो सॉइल जिसमें जल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, वाटर तो बहुत ज़्यादा है मगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या अनुपस्थित हो, ऐसी मृदा कैसी कहलाएगी, वाटर लॉजिंग सॉइल। इस मृदा के कारण जड़ों में अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इसी सॉइल की वजह से क्या होगा, जड़ों में अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इसकी रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रूट्स नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जल जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो या फिर अनुपस्थित हो, वहाँ जल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा सॉइल जिसके अंदर जल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है मगर वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या अनुपस्थित होती है, तो ऐसे ही जल को हम बोलते हैं वाटर लॉजिंग सॉइल, ऐसे ही मृदा को बोलते हैं। और इसमें भी इसकी वजह से क्या होता है, जड़ों के अंदर अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है और अल्कोहल की वजह से क्या होगा, जड़ें नष्ट हो जाएगी। सेकंड है, फर्स्ट हो गया वाटर सॉइल का आ गया फैक्टर अफेक्ट कैसे करता है। दूसरा फैक्टर है हमारा सॉइल का क्या, टेम्परेचर है, सॉइल टेम्परेचर। जल अवशोषण का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 20 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री तक, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जल अवशोषण के लिए ऑप्टिमम होता है। ताप कम होने पर क्या होगा, जड़ों की कोशिकाओं के द्वारा कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय होने की वजह से क्या होगा, उनको एक्टिव करने के लिए पारगमित नहीं हो पाएंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, अगर सॉइल का टेम्परेचर बहुत कम है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर के टाइम में क्या होगा, जो मृदा का ताप जब कम होता है तो कम होने पर जड़ों की कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन जो और एंजाइम्स वो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। इनका निष्क्रिय होने का कारण क्या होता है, इनके अंदर जो इसके परमाणु अणु और यौगिक जो होते हैं वो जम जाएंगे, यानी कि उनके अंदर जो भी पदार्थ होता है वो जम जाएगा टेम्परेचर कम होने पर, लो टेम्परेचर पर, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक झिल्ली दूसरी झिल्ली के लिए पारगमित नहीं रह पाएगी। ठीक है, दूसरा है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, हाई टेम्परेचर पर भी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी प्लांट्स, क्योंकि क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जड़ों की कोशिका झिल्ली के जो प्रोटीन और एंजाइम है वो नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होने की वजह से क्या होगा, उनका डीएनए भी डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, मृदा का ताप अधिक या कम होने पर जल का अवशोषण नहीं होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी जल का अवशोषण नहीं होगा और टेम्परेचर बहुत कम होगा तो अभी इसमें क्या होगा, जितने भी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, और इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने पर एंजाइम्स नष्ट हो जाएंगे। दोनों ही स्थिति में जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होने पर या कम टेम्परेचर होने पर जल का अवशोषण नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा की जो वायु है, सॉइल एरिएशन। मृदा में वायु यदि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो जड़ों के द्वारा वायु श्वसन होता है, जिसके कारण जल का अवशोषण भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, जल अवशोषण भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोपोर्शनल टू जल अवशोषण। जैसे जैसे जल का अवशोषण बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, अगर मृदा के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है तो वो जड़ों के अंदर वायु श्वसन भी होगा, जिसके कारण जल का अवशोषण भी ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल है दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और यदि वायु मृदा के अंदर की जो वायु होती है, मृदा में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है तो उसके कारण क्या होगा, जड़ों में अवायवीय श्वसन होगा, और अवायवीय श्वसन होगा उससे वजह से क्या होगा, उनमें अल्कोहल का निर्माण शुरू होगा और अल्कोहल बन जाएगा। अवायवीय श्वसन होगा तो अवायवीय श्वसन से अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल क्या करेगा, जड़ों को नष्ट कर देगा। ठीक है, आए समझ में। चौथा है हमारा मृदा में लवण कितने, सॉल्ट की कितनी मात्रा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मृदा में जब लवण की मात्रा बढ़ती है तो जल का अवशोषण कम हो जाता है, क्योंकि अगर लवण की मात्रा बढ़ गई है तो क्या होगा, मृदा में जो जल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सांद्र हो जाएगा। तो वहाँ से सांद्र जल को लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा जल अवशोषण। मृदा में लवण की उपस्थिति के कारण जल का अवशोषण बहुत कम हो जाएगा। यानी कि मृदा में अगर लवण की मात्रा ज़्यादा है तो जल का अवशोषण बहुत कम होगा। मृदा लवण की मात्रा बढ़ने पर जल अवशोषण कम हो जाता है, इसीलिए जो लवण युक्त मृदा होती है, जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल है हेलोफाइट प्लांट्स में नॉन ऑस्मोटिक टाइप का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि बहुत एक्टिव होता है इनमें, इसीलिए नॉन ऑस्मोटिक वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि एक्टिव होता है। कार्य रूप से जो शुष्क मृदाएं कौन कौन सी है। कार्य रूप से शुष्क मृदाएं, एक तो वाटर लॉजिंग सॉइल, दूसरी होती है लो एरिएशन सॉइल, तीसरी होती है लवणीय मृदा, और चौथी होती है न्यूनताप मृदा। जो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल्स कौन कौन सी है, फिजियोलॉजिकली कार्य रूप से शुष्क मृदा कौन कौन सी है। पहला तो वाटर लॉजिंग वाली जो सॉइल होती है, वाटर लॉजिंग का मतलब मैंने अभी बताया था, जब मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो या नहीं हो, उस समय क्या होता है, उस सॉइल की वजह से जड़ों में अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है और जड़ें नष्ट हो जाती है। वह मृदा जिनमें जल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है मगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होता है। लो एरिएशन और जो बहुत कम एरिएशन होता है, जिनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो, उनमें भी क्या होगा, हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। तीसरी लवणीय मृदा के अंदर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, और बहुत कम टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर वाली मृदा में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। ठीक है, ये तो थे फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का। फर्स्ट सॉइल वाटर में जो सॉइल होती है, मृदा जल, उसमें कैपिलरी वाटर को लेता है, उसके अंदर हमने लॉजिंग सॉइल के बारे में पढ़ा। सेकंड है सॉइल का जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो क्या होगा, जितने भी एंजाइम और प्रोटीन्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उस समय क्या होगा, जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तीसरा है हमारा मृदा वायु। मृदा के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो जल का अवशोषण भी बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल है दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो उनमें जल का अवशोषण भी सबसे ज़्यादा होता है। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो अवायवीय शोषण हो जाएगा जड़ों में, जिसकी वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अल्कोहल के फॉर्मेशन से जड़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर चौथा हमने पढ़ा मृदा में लवण
की मात्रा, अगर मृदा में लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तब भी जल का अवशोषण रुक जाएगा। इसीलिए जो हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनमें नॉन ऑस्मोटिक टाइप का एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम नया टॉपिक पढ़ते हैं आगे। बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकेंड। अभी हम पढ़ रहे हैं रसारोहण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, सेप मतलब पानी प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं सेप इक्वल्स टू पानी प्लस खनिज। रसारोहण हमने बताया सेप इक्वल्स टू एसेंट ऑफ सेप, सेप इक्वल्स टू पानी प्लस खनिज। पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। जो पौधे के वायवीय भागों में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? रसारोहण। पौधों की जड़ें जो जल को अवशोषित करती है वो क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जल को अवशोषित करती है और अवशोषित कर जड़ें जल को वायवीय भागों जैसे तना और पत्ती में पहुंचा देती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रसारोहण। जैसे एक ये प्लांट है, इनमें ही जड़ें हैं। यहाँ से हमने क्या किया, मिट्टी में से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको इसने एब्जॉर्ब किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया। और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जड़ों से कहाँ गए? स्टेम और लीव्स में। जो स्टेम और लीव्स तक जो पहुँचते हैं, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण। पादप शरीर में जल का परिवहन जाइलम की वेसल्स तथा ट्रैकेट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लांट्स बॉडी में जाइलम की जो वेसल्स और ट्रैकेट्स होती है, कि वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये दोनों क्या करती है? वेसल्स और ट्रैकेट्स वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब हम कुछ रसारोहण के कुछ प्रायोगिक प्रमाण देखते हैं। रसारोहण के प्रायोगिक प्रमाण, पहला है हमारा, फर्स्ट है बालसम पर सेफ्रेनिन का प्रयोग। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इन्होंने? पानी लिया था, उस पर सेफ्रेनिन को डाला था। जनरली जो सेफ्रेनिन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लांट का एक सूट पार्ट लिया था, प्लांट का सूट पार्ट, ठीक है। देन उस सूट पार्ट में क्या क्या था? पत्ती और तने में एक रेखित रंगीन लाल संरचना उपस्थित थी। एक लाइन थी जो रंगीन लाल रंग की, हमें एक लाइन दिखाई दी थी, लाल संरचना उपस्थित थी। फिर जब हमने पत्ती की आंतरिक संरचना देखी, हमने तने की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर जब देखी तो हमें पता चला रेड कलर किस किस में था, तो वेसल्स में और एक था ट्रैकेट्स में, ठीक है। बालसम का जो
सेफ्रेनिन का प्रयोग था उसमें इन्होंने क्या किया था, वाटर लिया था और वाटर में सेफ्रेनिन डाला था और फिर उस पानी को हमने क्या किया, प्लांट के एक सूट पार्ट को उस पानी के अंदर हमने रख दिया। कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि जो पत्ती और तने के अंदर हमें एक लाइन दिखाई देती है, रेड कलर की एक लाइन दिखाई देती है। फिर हमने क्या किया, पत्ती और तने की सेक्शन काटा, उसकी आंतरिक संरचना देखी तो हमने देखा कि रेड कलर वेसल्स और ट्रैकेट्स में होता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स के द्वारा। दूसरा किया था हमने, दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया था, सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड था वलन प्रयोग, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इन्होंने, ये दिया किसने था, मेलपिगी स्टीफन हेल्स और हर्डिंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले इन्होंने दिया था ये एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के अंदर इन्होंने क्या किया था, तने की जो छाल होती है उसमें से उन्होंने फ्लोएम को हटा दिया था और फिर क्या किया था इन्होंने, पत्तियाँ फिर भी उनको देखी कि भी ताज़ी और हरी है। तो उसका कारण क्या था कि जाइलम के द्वारा ही तने में लीव्स तक वाटर पहुंचता है। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, जैसे ये प्लांट है उसके ऊपर ये लीव्स है, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या किया, बीच में से यहाँ से क्या किया, लीव्स फिर भी हमें फ्रेश दिखेगी, रीज़न फ्रेश लीव्स। यहाँ से हमने क्या किया, जो बार्क थी जो फ्लोएम था उसको हटा दिया, वो रिमूव कर दिया और ये इसको हमने एक वाटर के टब में रखा था। यहाँ पे हमने बहुत सारा वाटर रख रखा है। देखते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मेलपिगी, स्टीफन हेल्स और हर्टिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था वलन प्रयोग। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, उस प्लांट्स की जो फ्लोएम था उसकी छाल हटा दी, छाल में उनका फ्लोएम हट गया और अंदर इसमें अब केवल ये जाइलम रह गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, रखा और फिर देखा, थोड़ी देर बाद देखते तब भी हमें लीव्स जो होती है एकदम फ्रेश दिखती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो लीव्स में जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू जा रहा है। इससे सिद्ध हो गया है कि जाइलम के द्वारा ही जल का अवशोषण किया जाता है और जल को लीव्स तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। ये दिया था डिक्सन ने क्या किया था, जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स के ऊपर वैक्स के द्वारा उसको बंद कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जल का प्रवाह रुक गया और पत्तियां मुरझा गई। ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इन्होंने, क्या किया था डिक्सन ने, जो जाइलम की जो थी ना वेसल्स और ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स पर वैक्स लगा दिया, ट्रैकेट से ब्लॉक कर दिया था इसने, जिसकी वजह से क्या, लीव्स जो लीफ थी वो पूरी मुरझा गई थी। इससे भी पता चलता है कि भाई वाटर का ट्रांसलोकेशन किसकी वजह से हो रहा है, हमारे वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है जाइलम की वेसल्स एंड ट्रैकेट्स की वजह से। अब है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण की क्रियाविधि, रसारोहण की क्रिया विधि। फर्स्ट है इसके अंदर सिद्धांत है, फर्स्ट सिद्धांत है हमारा विटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी इसको बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण किसी भी जीवित संरचना के द्वारा होता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो रसारोहण है जीवित संरचना के द्वारा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इसी में दिया था 3 सिद्धांत और दिए थे। फर्स्ट दिया था
इसी टाइप के जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर कुछ और सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट एसी का ए पार्ट है हमारा वेस्ट मेयर का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है वेस्ट मेयर के अनुसार जड़ों के अंदर उपस्थित जाइलम पैरेन्काइमा में जैविक बल उत्पन्न होने से रसारोहण होता है। ये बोल रहा है कि जो जाइलम की जो पैरेन्काइमा होती है उनमें जैविक बल उत्पन्न होने से रसारोहण होता है। जाइलम की पैरेन्काइमा में जैविक बल उत्पन्न होने से जैविक बल उत्पन्न होता है तो रसारोहण होता है। ठीक है। फिर सेकंड था गॉडलेव्स्की का रिले पंप और क्लेबेरिंग, इसी को बोलते हैं क्लेबेरिंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार गॉडलेव्स्की के अनुसार जड़ों के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज में, इसने तो बोला था केवल जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है उनके अंदर जैविक बल उत्पन्न होता है जिससे कि हमें जिससे कि रसारोहण होता है। जैविक बल उत्पन्न होता है तो रसारोहण होता है। इसने बोला कि भाई जाइलम की पैरेन्काइमा के साथ साथ जो मेडुलरी रेज है, मेडुलरी जो रेज होती है उनमें भी, उन दोनों में जब जैविक बल उत्पन्न होता है तो रसारोहण होता है। उत्पन्न होने के कारण रसारोहण होता है। तीसरा दिया था जेसी बॉस की पुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार रूट की जो कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है उनकी सेल्स के अंदर पल्सेशन होता है, उसके कारण रसारोहण होता है। ये बोल रहा था कि भाई जो रूट की जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है, रूट कॉर्टेक्स की इनर लेयर होती है, इनर लेयर्स की सेल्स में स्पंदन होगा, पल्सेशन से के कारण होता है रसारोहण। सब अपने अपने अलग अलग थ्योरीज दी है। रसारोहण की हम मैकेनिज्म में फर्स्ट हमने पढ़ी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके अंदर हमने बताया कि भाई कोई भी जीवित संरचना है उसके द्वारा रसारोहण होता है। उनके अनुसार फर्स्ट दिया था वेस्टमेयर का सिद्धांत। उसके अनुसार ये बोल रहा है कि जो वेस्टमेयर ने के अनुसार जड़ों के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है उनमें जैविक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण रसारोहण होता है। गॉडलेव्स्की का रिले पंप या क्लेबेरिंग का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है, गॉडलेव्स्की के अनुसार बता रहा है कि प्लांट्स के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा के साथ साथ मेडुलरी रेज में भी जैविक बल उत्पन्न होगा तो रसारोहण होगा। फिर थर्ड साइंटिस्ट रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ा है कि पहला हमने पढ़ा और वाइटल फोर्स थ्योरी, इसमें बताया कि जीवित कोशिकाओं जो जीवित संरचनाएं होती है वो रसारोहण करती है। इनमें हमने 3 बताया, वेस्टमेयर का सिद्धांत, गॉडलेव्स्की रिले पंप का और तीसरा जेसी बोस का पल्सेशन थ्योरी। अब ये सब थ्योरी दे दी, इसका कुछ आलोचक तो होगा। आलोचना की थी स्टारबर्गर ने। इसने बताया कि लिविंग सेल्स को जब इसने प्रिक अम्ल के अंदर डालकर उसको डेड कर दिया, जब वो मृत हो गई तब भी उनमें रसारोहण हो रहा था। तब इसका ये परिणाम निकला कि रसारोहण मृत कोशिकाओं के द्वारा भी होता है। मृत कोशिकाओं के रूप में होती है जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स, जिसके द्वारा रसारोहण होता है। अब दूसरा सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत। मूल के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसकी वजह से रसारोहण होता है, ये सिद्धांत कहता है। मूल दाब शब्द दिया था स्टीफन हेल्स ने और इस सिद्धांत को दिया था स्टीफन हेल्स और जोसेफ प्रिल्टिल ने। मूल दाब होता क्या है, रूट की वजह से क्या होता है, रूट से जब प्रेशर जाता है टर्जिट कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स टर्जिट हो जाएगा और जिससे आगे प्रेशर जाएगा जाइलम तक, और ये जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को हम बोलते हैं मूल दाब। इसको मापने वाला यंत्र होता है मैनोमीटर। और इसमें कमियां हैं, इसकी कमियां, पहली कमी है कि जो वुडी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट प्रेशर अपसेंट होता है। इसका मतलब अगर उनमें रूट प्रेशर अपसेंट है तो उनमें क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रसारोहण नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये इसकी एक पहली कमी है। दूसरी कमी है
दूसरी कमी इसकी है कि रूट प्रेशर ज़्यादा होता है नाइट के अंदर, मोर इन नाइट। जबकि हम बोलते हैं कि भाई रात को तो हमें जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती प्लांट्स को, फिर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एसेंट ऑफ सैप रात के समय क्या होता है, रूट प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है मगर जो रसारोहण होता है वो बहुत कम होता है। तो ये हो गई इसकी कमी एक और। एसेंट ऑफ सैप एब्सेंट होगा, ठीक है, एब्सेंट। रात के समय रूट प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है मगर रसारोहण एब्सेंट होता है। तो ये हो गई इसकी दो कमियां। तीसरा सिद्धांत है हमारा भौतिक दाब सिद्धांत। भौतिक दाब, भौतिक दाब सिद्धांत। भौतिक दाब सिद्धांत के अनुसार कि भाई रसारोहण भौतिक दाब के कारण होता है। इसके अंदर भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए थे। फर्स्ट था बोहम का केशिकीय बल सिद्धांत। इसके अनुसार, बोहम के अनुसार कि भाई वेसल्स और ट्रैकिट्स के अंदर एक केशिकीय बल उत्पन्न होता है, कैपिलरी फोर्स, जिसकी वजह से जाइलम में रसारोहण होता है। बोहम के अनुसार जो कैपिलरी फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से रसारोहण होता है, ठीक है। दूसरा था साइंटिस्ट जेमिनी की जो चैन थ्योरी थी। जेमिनी की चैन थ्योरी के अनुसार पानी तथा हवा के अणुओं के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होने पर इनकी एक श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में उपस्थित हवा के अणु जब फैलते हैं तो पानी के अणु ऊपर की ओर चले जाते हैं। इसे हम बोलते हैं रसारोहण। जेमिनी की जो चैन थ्योरी है इसके अनुसार जेमिनी ये बोल रहा है कि जो पानी और हवा के जो अणु होते हैं, पानी व हवा के अणु एकांतरण क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक चैन बना देंगे, और इस चैन में जब हवा के अणु फैलते हैं तो पानी ऊपर की तरफ जाता है। इसे उसने रसारोहण कहा, जिससे रसारोहण होता है। फिर है नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये दी थी अब है हमारा नेक्स्ट इसकी थर्ड है ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये थ्योरी दी थी डिक्सन एंड जॉली ने। डिक्सन एंड जॉली ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अनुसार वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कमी होने पर पत्ती की जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो क्या करेगी, पर्ण सिराओं में खिंचाव उत्पन्न करेगी। वहाँ पर डीपीडी ज़्यादा होगा और ये खिंचाव ट्रांसपिरेशन, इस खिंचाव को कहते हैं ट्रांसपिरेशन टेंशन। यहाँ पर एक नया वर्ड सुनने को मिला है हमें, ट्रांसपिरेशन टेंशन। ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है, जब पत्तियों में से वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्ती के अंदर जल की कमी हो जाएगी एपिडर्मल सेल्स में। फिर एपिडर्मल सेल्स पर्ण की जो सिराओं में कुछ खिंचाव उत्पन्न करेगी जो कि डीपीडी के कारण होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी के कारण। इसकी वजह से जो खिंचाव होता है उस खिंचाव को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन टेंशन। पौधों में रसारोहण इसी ट्रांसपिरेशन टेंशन के कारण होता है। ये ट्रांसपिरेशन टेंशन दो प्रकार के बल यहाँ कार्य करते हैं। एक होता है कोहेशन फोर्स और दूसरा होता है एडहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स, जो कोहेशन फोर्स होता है जल स्तंभ में जल के अणुओं को जल के अणु के साथ जोड़ने वाला बल। जल का जो एक पूरा स्तंभ बनता है, कोहेशन में क्या होता है, जल का जो एक पूरा स्तंभ बनता है, एक पूरी लाइन बनती है स्तंभ की तरह, मान लो ये पूरी एक बनी है, तो जल के अणुओं को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है कोहेशन फोर्स। दूसरा एडहेशन फोर्स, जल स्तंभ में जल के अणुओं तथा जाइलम भित्ति को जोड़ने वाला। फर्स्ट के अंदर तो भाई जल के अणुओं को जल के अणुओं के साथ,
अणुओं के साथ जोड़ने वाला जो बल होगा उसे हमने बोला कोहेशन। दूसरा हम बता रहे इसी में हमने दूसरा है एडहेशन। एडहेशन फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें जल स्तंभ के अंदर जो जल स्तंभ होता है, जल स्तंभ में जल के अणु, जो जल के अणु होते हैं तथा जो जाइलम की जो भित्ति होती है, जाइलम भित्ति को जो जोड़ने वाला बल होता है, भित्ति को जोड़ने वाला बल, वो वाला बल, उस बल को बोलते हैं हम एडहेशन फोर्स या आसंजन बल। अगर वर्तमान में देखें तो रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत है 1894 में डिक्सन एंड जॉली द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है जो कि 1894 में दिया गया था डिक्सन और जॉली के द्वारा। ये सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है। फिर ये पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भी स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्मित ग्लूकोज के रूप में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण टॉपिक है, पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। पौधों में भोज्य पदार्थ बनते किससे हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से बनते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहाँ होती है? लीव्स में होती है। लीव्स के अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो करवाता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प। तो इसके लिए हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं, सी से कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से ली जाती है प्लस टॉयल वाटर के मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्लस वाटर को लिबरेट करते हैं साथ साथ में। और यहाँ पे जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोज्य पदार्थ बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। और जो ग्लूकोज बनती है जो संचित किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज हमेशा प्लांट्स में संचित होती है स्टार्च के फॉर्म में। और प्रकाश संश्लेषण का फर्स्ट प्रोडक्ट भी कौन सा होता है? स्टार्च। इसीलिए हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है स्टार्च। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, और जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, के रूप में होता है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होती है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होती है, सुक्रोज डाइसेकेराइड होती है जिसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होते हैं। पौधों में भोज्य पदार्थ सुक्रोज का स्थानांतरण फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में, एंजियोस्पर्म में और सीव सेल्स में जिम्नोस्पर्म के द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है पौधों में? जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म में तो भोज्य पदार्थ जा रहे हैं फ्लोएम ट्यूब के सीव ट्यूब। फ्लोएम की जो सीव ट्यूब होती है वो क्या करती है? भोजन को स्थानांतरित करती है एंजियोस्पर्म में। और जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीव सेल्स होती है, फ्लोएम की सीव सेल्स, वो करती है फूड का ट्रांसफर। सीव यानी कि जो पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती है वो भोजन का स्थानांतरण करती है। और जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम की सीव सेल्स होती है वो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। इसका सिद्धांत है भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का सिद्धांत। के स्थानांतरण का सिद्धांत, यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करता है हम बताते हैं। यहाँ पर सिद्धांत करता है द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। एक सिद्धांत कार्य करता है यहाँ पर द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत, मास फ्लो थ्योरी, या इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कहा जाता है। द्रव्यमान या फिर दाब प्रवाह सिद्धांत, मास फ्लो थ्योरी या प्रेशर फ्लो थ्योरी। इस सिद्धांत को दिया था मुंच ने। ये सिद्धांत मुंच ने दिया था, साइंटिस्ट था मुंच, इसने दिया था
इस सिद्धांत के अनुसार भोज्य पदार्थों का सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण लीफ से रूट की ओर होता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो फूड मटेरियल होते हैं, भोज्य पदार्थ सुक्रोज के फॉर्म में लीफ टू रूट जाते हैं। ठीक है, लीफ टू रूट जाते हैं। यह स्थानांतरण अधिक टीपी वाली सेल से कम टीपी वाली सेल में और होता है। ये स्थानांतरण कैसे होता है? अधिक ट्रिगर प्रेशर वाली सेल से जो कम ट्रिगर प्रेशर वाली सेल्स है उनमें होगा। ठीक है, सुक्रोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो एटीपी भी खर्च होते हैं। सुक्रोज का एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर एटीपी भी खर्च होंगे। सुक्रोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सो एटीपी खर्च होंगे, एटीपी भी खर्च होंगे। एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं हम इसको। भोज्य पदार्थों का किस तरह से स्थानांतरण होता है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण के बारे में वापस हम एक बार डिस्कस करते हैं। खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, अगर पौधों में देखा जाए तो भोज्य पदार्थ किससे बनता है, कौन से रिएक्शन से? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और रूट्स के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर जो कैपिलरी वाटर्स होता है उसको एब्जॉर्व करेंगे। वो वाटर यूवी लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन लीव्स में उपस्थित होता है, लीव्स की जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंट में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऑक्सीजन को लिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ लिब्रेट होंगे। यहाँ पर इसका मतलब भोजन के रूप में बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज संचित होता है हमेशा प्लांट्स में स्टार्च के रूप में, और जब भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है तो वो सुक्रोज के रूप में किया जाता है। सुक्रोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड होती है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होती है और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होती है। जब देखा जाए तो ये हम बोल रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फूड मटेरियल का जो स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम की हम बोल रहे हैं, इसका मतलब भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो गया? फ्लोएम के थ्रू। जाइलम के थ्रू तो होता है वाटर का ट्रांसलोकेशन और फ्लोएम के द्वारा होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती है वो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है प्लांट की पूरी बॉडी में, और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फ्लोएम की सीव सेल्स होती है वो भोज्य पदार्थ सुक्रोज का पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण का एक सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत या दाब प्रवाह सिद्धांत, मास फ्लो थ्योरी या प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये थ्योरी दी थी मूंच ने। इसने बताया था कि भोज्य पदार्थ हमेशा सुक्रोज के रूप में पौधे के सभी भागों में भेजे जाते हैं। जब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरा भोज्य पदार्थ बना दिया जाता है तो उस भोज्य पदार्थ को सुक्रोज के रूप में लीफ से रूट तक भेजा जाता है। ये कैसे भेजा जाता है? जिस सेल्स के अंदर ज़्यादा टीपी होता है उस सेल से कम टीपी वाली ट्रिगर प्रेशर वाली सेल्स के अंदर भोजन को स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पर सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिवली होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एटीपी भी खर्च होगी। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गर्ल्स तो तुम मुझे वापस कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकती है।